गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने बड़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर उसके बारे में डिस्कशन किया था अपन ने कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु या कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो उस स्थिति के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर जो यूटिलिटी है वो बड़ा क्या होती रहती है, प्रत्येक कंजम्पशन के साथ यानी प्रत्येक यूनिट के कंजम्पशन के साथ अपनी यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। और एक टाइम के बाद भी यूटिलिटी बड़ा जीरो और उसके बाद भी अगर अपन कंजम्पशन जारी रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो यूटिलिटी है बड़ा वो इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर वो एक हायर रेट के ऊपर भी उसको कंजम्पशन करेगा, यानी उसकी ज़्यादा प्राइस दे के भी उसको कंज्यूम करेगा और उससे जो उसको प्राप्त होने वाली यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है ना, तो उस स्थिति के अंदर उसकी जो कंजम्पशन करने के लिए जो उसकी यूटिलिटी है उससे प्राप्त होने वाला सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या होता रहता है, धीरे धीरे कम होता रहता है, यानी एक टाइम के बाद में जीरो हो जाता है। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी बेटा, इसके बारे में जो इसको प्रोपाउंड किया था वो एच.एच. गोसेन ने किया था बेटा 1854 के अंदर, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज अपन ले रहे बेटा इसके अंदर लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी यानी समसीमांत उपयोगिता नियम। दिस लॉ आल्सो प्रोपाउंडेड बाय एच.एच. गोसेन इन 19th century. So this law is known as second law of Gaussian, यानी इस लॉ को भी जो एच.एच. गोसेन है उसने बड़ा 19th सेंचुरी के अंदर यानी 19वीं शताब्दी के अंदर इसको प्रोपाउंड किया था और इसको जो गोसेन के सेकंड लॉ के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बड़ा जो ह्यूमन वांट्स है यानी मनुष्य की आवश्यकताएं वो अनलिमिटेड है, बट मीन्स आर लिमिटेड बेटा, यानी उसको प्राप्त करने के लिए जो उसके संसाधन है वो लिमिटेड है। अब वो अपने रिसोर्सेज या मीन्स है उनको इस प्रकार से यूटिलाइज करता है अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर, अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर कि उससे उसको मिलने वाली यूटिलिटी है या सेटिस्फेक्शन है या बेनिफिट है वो मैक्सिमम हो। यानी इसका मतलब है ये सेकेंड लॉ ऑफ इसके अंदर गोसेन के अंदर यानी लॉ इसके अंदर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी समसीमांत उपयोगिता नियम के अंदर ये बताया गया है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होने के कारण, अनलिमिटेड होने के कारण क्या होता है कि उसके जो मीन्स है वो तो क्या बड़ा लिमिटेड है। अब लिमिटेड मीन्स से क्या करता है, वो अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, उसको संतुष्ट करता है। और जब उनको संतुष्ट करता है तो अपना जो प्रत्येक मीन की यूनिट है यानी प्रत्येक अपना जो संसाधन उसकी इकाई है उसको प्रत्येक वस्तु पर इस प्रकार से कंज्यूम करता है, वो करता है कि उसको प्राप्त होने वाली यूटिलिटी प्रत्येक वस्तु से मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। ये अपना लॉ इसके अंदर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर बताया गया बेटा। ये लॉ भी किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया, गोसेन के द्वारा। इसके बेटा और भी नाम है, जैसे इसके अंदर जैसे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी लिखा ना, इसके कई बार बड़ा दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके और कौन कौन से नाम है वो अपन देखते हैं। देखिए इसके अंदर बड़ा पहला इसके अंदर है जैसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड है इसके अंदर जैसे लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ कंजम्पशन, लॉ ऑफ इकोनॉमी, लॉ ऑफ इंडिफरेंस और लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस। यदि बेटा ये इसके बारे में पूछ ले कि लॉ ऑफ इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हैं, वो लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन के बारे में आप क्या समझते हैं बेटा, इसके मीन के बारे में पूछा जाए तो आपको तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है यानी इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है उसको ही आपको बताना है इसके अंदर। तो ये बेटा इसके और भी बहुत से नाम है जिसके बारे में अपन को पूछ लिया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा बेटा जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ये प्रत्येक फील्ड के अंदर एप्लीकेबल होता है, यानी जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर हैं उन प्रत्येक सेक्टर के अंदर ये एप्लीकेबल होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे कंजम्पशन से रिलेटेड हो, तो ये प्रत्येक इसके अंदर फील्ड है उसके अंदर ये एप्लीकेबल होता है। इसको बड़ा अपन डेफिनेशन के द्वारा और बता सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन के अंदर अपन ले रहे हैं प्रोफेसर मार्शल की बड़ा डेफिनेशन है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया है कि प्रोफेसर मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में बताया है इफ ए पर्सन हैज ए थिंग विच ही कैन पुट टू सर्वरल यूजेज, यानी किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कोई रिसोर्सेज है, कोई वस्तु है और उसको वो अलग अलग
अलग प्रकार से यूज कर सकता है, अलग अलग अपनी आवश्यकताओं के ऊपर उपयोग कर सकता है। He will distribute it among these uses, यानी वह इसको अपनी आवश्यकताओं के ऊपर इस प्रकार से यूज करेगा, in such a way that it has the same marginal utility in all, यानी उसको प्रत्येक इसके अंदर जो उसने यूज किया उसको, यानी उसको अपने जो मीन है उसके ऊपर एक्सपेंड किया है, एज एक्सपेंडिचर के रूप में किया है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो प्रत्येक थिंग से उसको इक्वल यूटिलिटी प्राप्त हो, यानी मैक्सिमम यूटिलिटी उसको प्राप्त हो। ये इसके अपनी डेफिनेशन के अंदर बताया बड़ा प्रोफेसर मार्सन ने कि यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिससे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है, तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग से उसे लगभग समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो सके। ये बड़ा इसके मार्शल की डेफिनेशन के अंदर है। ये इसके अंदर लॉ के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब पता ही है, इक्वल यानी समान, सीमांत उपयोगिता यानी प्रत्येक एक्स्ट्रा जो उसके अंदर यूनिट है उसको इस प्रकार से एक्सपेंड करेगा कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या उसकी मैक्सिमम हो। इसी थर्ड को इस प्रकार से यूज करेगा, और जितने इसने यूजेस के ऊपर उसने अपने मीन को एक्सपेंड किया है, यूज किया है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो सबकी इक्वल हो। ये बड़ा इसका लॉ है अपना, लॉ ऑफ मार्जिनल, इसके अंदर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी बड़ा कुछ एजम्पशंस के ऊपर आधारित है, इसकी भी अपनी कुछ मान्यताएं हैं। वो मान्यता नॉर्मली तो बड़ा सेम होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अपने जो एजम्पशंस है वो अपन देखते हैं इसके अंदर किन किन एजम्पशंस के ऊपर आधारित है वो देखिए अब आप इसमें। इसके एजम्पशंस के अंदर बड़ा अपना पहला है, इनके एजम्पशंस के अंदर पहला पॉइंट है रेशनल कंज्यूमर, यानी विवेकशील उपभोक्ता होता है, यानी जो कंज्यूमर है उसको पता होता है बेटा कि उसको कितनी इकाई अपनी मुद्रा की किसी वस्तु के कंजम्पशन के ऊपर लगानी है। वो उसी प्रकार से अपनी जो मुद्रा की इकाई है यानी अपने जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करता है कि जिससे उसको प्राप्त होने वाली यूटिलिटी है वो अधिकतम प्राप्त हो, यानी उसको किस वस्तु के ऊपर कितनी इकाई उसको कंज्यूम करनी है, किस समय करनी है, ये सब उसको पता होता है इसके अंदर। तो जो उपभोक्ता है उसको विवेकशील माना गया है। सेकेंड बड़ा इसके अंदर दे रखा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी जो मनी की जो यूटिलिटी है, मुद्रा की जो उपयोगिता है वो स्थिर रहनी चाहिए इसके अंदर, ना तो उसकी जो मांग है वो बढ़नी चाहिए, ना ही उसके अंदर कमी होनी चाहिए, ना ही क्वांटिटी ऑफ मनी बड़ा इंक्रीज होना चाहिए, ना ही क्वांटिटी ऑफ मनी वो डिक्रीज होना चाहिए। यदि मान लीजिए उसने बड़ा किसी वस्तु का उपभोग करते समय यदि मुद्रा की इकाई भी बढ़ जाती है तो अपन उसकी यूटिलिटी है उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए जितने टाइम तक उसका कंजम्पशन करता है अलग अलग वस्तुओं के ऊपर उतने टाइम तक उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी है वो क्या होनी चाहिए, इसके अंदर कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये इसके अंदर बताया है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका मेजरेबल यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है उसको बड़ा वो मापनीय होनी चाहिए, यानी जब उसका वो करता है उसे सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, यानी उससे जो भी उसको आनंद प्राप्त होता है, प्लेजर की अनुभूति होती है, उसको वो एक मापन कर सके, उसको एक वैल्यू दे सके, एक इकाई के रूप में व्यक्त कर सके, ये इसके अंदर मेजरेबल होनी चाहिए। यदि उसका मेजरमेंट नहीं कर सकता, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच नहीं है, तो अपन उसका यूटिलिटी है उसका मापन नहीं कर सकते। इसलिए इसके अंदर कंजम्पशन की इकाई के साथ उसकी यूटिलिटी कितनी प्राप्त हुई वो मेजरेबल होनी चाहिए, यानी वो मापनीय होनी चाहिए। ये इस पॉइंट के अंदर बता रखा है। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स, यानी अलग अलग वस्तुओं के अंदर, यानी अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेटा इसके अंदर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंदर ये बताता है कि उपभोक्ता अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं के ऊपर उपभोग करता है। तो अलग अलग वस्तुएं यानी अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है बेटा वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, बल्कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी उनका पहले कंजम्पशन और सेकंड कंजम्पशन के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी उसमें आपसी किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जो प्रोडक्ट्स है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस एजम्पशन के ऊपर ये आधारित बड़ा लो है, तो इसके अंदर बताया इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर है डिवाइजेबल एंड स्मॉल प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग बड़ा इकाइयों में विभाजित होने योग्य होना चाहिए, यानी उसको अपन छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा बड़ा जो प्रोडक्ट्स है अपना वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटी इकाइयों के अंदर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट्स अपना वो छोटी छोटी इकाइयों में अपन विभाजित कर सके, उसको बांट सके, इस प्रकार का होना चाहिए।
और स्मॉल होना चाहिए, छोटी छोटी इकाइयों के अंदर होना चाहिए। ये एजम्पशन के अंदर यानी प्रोडक्ट्स है वो क्या होना चाहिए बेटा, डिवाइजेबल होना चाहिए, यानी उसको बांट के और छोटी छोटी इकाइयों के अंदर होना चाहिए। लिमिटेड इनकम होनी चाहिए, यानी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड और जो मीन्स है वो लिमिटेड होने चाहिए। यानी यदि उसकी इनकम भी बड़ा साथ साथ फ्लक्चुएट हो रही है तो अपन इसके लॉ को एनालिसिस नहीं कर सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। इसलिए जो इनकम है उस इनकम लिमिटेड होनी चाहिए। अनलिमिटेड इनकम के अंदर तो बेटा वो अनलिमिटेड कंजम्पशन कर सकता है, इसलिए उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितना प्राप्त हुआ उसका अनुमान लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जो इनकम है वो उतने टाइम तक क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर है नो चेंज इन प्राइस, यानी जो कमोडिटी जिसका वो कंजम्पशन कर रहा है और उससे जो रिलेटेड गुड्स है यानी उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनके प्राइस के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ना तो उसका प्राइस है वो इंक्रीज होना चाहिए, ना ही उसका प्राइस है वो डिक्रीज होना चाहिए। जितने टाइम वो कंजम्पशन करता है उतने टाइम तक वो प्राइस है उसको स्थिर माना जाता है, यानी इसके अंदर फिक्स माना जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है नो चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, यदि बेटा उसके कंजम्पशन के दौरान अगर उसकी टेस्ट के अंदर या फैशन यानी उसकी जो फैशन वगैरह है या रुचि वगैरह उसमें परिवर्तन हो गया तो इसके लॉ को अपन एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए इसमें बताया है कि जितने टाइम तक वो कंजम्पशन करता है यानी उसके टेस्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना ही उसके फैशन या रुचि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि आप इसके लॉ को एनालिसिस करना चाहते हो तो इसके जो एजम्पशंस है बेटा उसके कुछ पॉइंट अपन ने लिए, इन एजम्पशंस के ऊपर ये आधारित है। यानी लॉ अगर अपन इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी को एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो एजम्पशंस कुछ अपन ने लिए, कुछ आपको बेटा बुक्स के अंदर और भी मिलेंगे, उनको आप थोड़ा और रीड आउट करना। ये इन एजम्पशंस के ऊपर आधारित है, इन मान्यताओं के ऊपर आधारित है। अब बेटा इसको अपन डायग्राम और टेबल के द्वारा भी इसको समझ सकते और करेंगे इसमें, ठीक है। इतना ही कर लीजिए एक बार तो।